हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है कैसे स्टार्ट करें अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। तो बच्चों, जो बच्चे इस बार 10th में हैं, 12th में हैं, वो बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि हम और बच्चों से अच्छे मार्क्स ला सकें, या फिर हम 90+ % कैसे ला सकें। एंड हो भी क्यों ना, परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके लिए। आपको, अगर आप 10th क्लास में हैं तो स्ट्रीम सिलेक्शन में आपको जरूरी होती है आपकी परसेंटेज की। हर कोई एनालाइज करता है आपकी परफॉर्मेंस को, आपके इंटेलिजेंस को, कि आप कितने मार्क्स लाए हैं 10th में, सो दैट आप वो स्ट्रीम चला भी पाएंगे या नहीं। और जो स्टूडेंट 12th को पास करते हैं, 12th में लेके आते हैं परसेंटेज, तो उस पर डिसाइड होता है उनका कॉलेज। तो आगे की लाइफ वही उसी पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, आपका 10th एंड 12th का रिजल्ट बहुत मैटर करता है, और हर कोई बच्चा चाहता है कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर करे। बिकॉज अपने इंडिया में होता क्या है कि फोन करके रिलेटिव्स पूछना स्टार्ट कर देते हैं, भाई आज रिजल्ट आ रहा है, कैसे मार्क्स आएंगे, क्या है क्या नहीं है। हर कोई पूछता है आपसे, भाई रिजल्ट कैसा रहा। तो उस चीज को अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको उस चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। 10 पॉइंट्स की हम बात करेंगे, जिन पॉइंट्स को फॉलो करके आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ सकते हैं, आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी, एनसीईआरटी जो है वो बहुत समराइज्ड फॉर्म होता है। उसमें नॉलेज तो अच्छी होती है, बट वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। बहुत सारी चीजों को 1 या 2 लाइन में समराइज कर दिया जाता है। तो जो बच्चे थोड़े से एवरेज हैं या अबव एवरेज भी हैं, तो भी उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है उसको समझने में। कहीं ना कहीं वो उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आप सबको यही एडवाइस दूंगी, अपनी एनसीईआरटी के साथ में एक आपकी रेफरेंस बुक जरूर होनी चाहिए, जिसकी लैंग्वेज इजी हो, जिसकी लैंग्वेज ऐसी हो कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो। तो बच्चों, आपको एक एनसीईआरटी के साथ में समराइज्ड फॉर्म में बुक जो है अपनी एक रेफरेंस बुक रखनी चाहिए, जिसको आप रीड करो, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। पहले आप एनसीईआरटी से पढ़ें, देन उससे पढ़ें। एंड एनसीईआरटी में आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी को तो आपको छोड़ना ही नहीं है स्टूडेंट, आपको उसको पढ़ना है, 2-3 बार रीडिंग्स देनी है, हर चीज को पढ़ना है, हर कंसेप्ट को पढ़ना है। और पढ़ने का सही तरीका क्या है एनसीईआरटी को, उसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप विजिट कर सकते हैं मेरे ही चैनल पर। तो बताया होगा मैंने वहां पे भी कि एनसीईआरटी जो है आपकी, उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, एंड यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ स्टिकी नोट्स। वो लगा सकते हैं आप अपने एनसीईआरटी के अंदर वाले साइड पे, सो दैट वो पेजेस भी सेफ रहे एंड अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक जगह कलेक्ट कर सके, समराइज कर सके। तो इस चीज का ध्यान जरूर दें, अपने एनसीईआरटी पे फोकस रखें। दूसरी बात ये है कि अर्ली मॉर्निंग या वेकअप स्टडी आपको करनी चाहिए। हर कोई बोलता है, पेरेंट्स बोलते हैं जल्दी उठ के पढ़ो, बट आजकल की जनरेशन जो है, या हमारे टाइप की जनरेशन भी, मुझसे भी नहीं होती थी अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई, बट जब भी आप पढ़ाई करें तो आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, इसलिए कहते हैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी आप बाहर नहीं जा सकते हो इस साल के लिए, तो आपके घर में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप उसको कैसे भी मैनेज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप सो के उठते हैं, अगर आप आफ्टरनून में ही एक नैप के लिए आप सो रहे हैं और उसके जब भी उठते हैं तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो उस टाइम जब पढ़ाई करेंगे, जो भी पढ़ेंगे थ्योरी में, वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और ज्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। तो आप कोशिश करें, जब भी पढ़ें, आप सो के जब उठते हैं तो उस चीज को ध्यान रखें और उस चीज को फॉलो करें। आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियरली समझ में आएंगे, जो कभी आप पढ़ रहे थे और आपको नहीं समझ में आ रहे थे। तो आप उस टाइम पे बहुत अच्छा एडवांटेज उसका ले सकते हैं। नेक्स्ट है, कई बच्चे क्या होते हैं कि अपने आप को ही क्या करते हैं कि कंपैरिजन में रख देते हैं कि यार मैंने बहुत ज्यादा सो रहा हूँ या मेरी बहुत ज्यादा नींद हो रही है, तो आजकल मैं क्या करूंगा, आप नींद कम करता हूँ और सोना जो है वो उसको कम कर देता हूँ। मैं टाइमिंग लिमिट कर देते हैं अपनी और सोते कम हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन लेवल पे पड़ता है, ब्रेन में स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से आप जब पढ़ेंगे तो आपका फुल कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो नींद पूरी होगी तभी आपका अच्छे से कंसंट्रेशन बनेगा पढ़ने में। तो नींद पूरी रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, तभी ये हो सकता है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 घंटे 12 घंटे सोए जा रहे हैं और उसके बाद में आप पढ़ने बैठेंगे। वो दैट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि 5 घंटे सो रहे हैं या 4 घंटे सो रहे हैं, वो सही नहीं है हेल्थ के लिए। आपकी एज में 6 to 8 आवर्स आपको सोना चाहिए, तो उस चीज का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4 पे चल रही हूं मैं। टाइमली स्टडी एंड रेगुलर रूटीन सेट करें।
आजकल जैसे भी आप लोग घर पे हैं तो भी एक अपना टाइम टेबल सेट करें कि इतने बजे उठना है। स्कूल की क्लासेस होती है ऑनलाइन आपकी जूम वगैरह पे, तो उतने टाइम तक स्कूल की क्लासेस के बाद मुझे ट्यूशंस हैं या फिर सेल्फ स्टडी है, तो कितना करना है, क्या क्या सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उस चीज को फोकस रखें। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और एक सब्जेक्ट आपने टच ही नहीं किया है, एग्जाम में उठाया है सीधा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें और जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दें। बिकॉज होता ही है कि हम उसको टाइम ही नहीं देते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट लगता है तो उसको पढ़ने में मजा नहीं आता है, उसमें मार्क्स भी कम आते हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। तो उस चीज को इग्नोर करें और जब आप उसको ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे, आप उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करना स्टार्ट कर देगा, इंप्रूवमेंट आएगी आपके सब्जेक्ट में। स्टूडेंट्स, 5th पॉइंट की बात कर लेते हैं। एनालाइज एग्जाम पैटर्न। एग्जाम के पैटर्न जो है उसको आप स्टडी करें कि कितने एमसीक्यूज आने वाले हैं, कितने मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कितने जो आपके 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट जरूर देखें आपने सीबीएसई एग्जाम का। सीबीएसई के एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है वो एग्जाम से पहले आ जाता है, 1-2 महीने पहले, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपने एग्जाम का ब्लूप्रिंट देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस हैं, या फिर कौन से चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों जिसमें से 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का चैप्टर क्वेश्चन आता है उस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, और जहां से 1 या 2 या 3 मार्क्स का होता है आपको डिफिकल्ट भी लग रहा होता है तो आप उस चीज को हल्का सा इग्नोर भी कर सकते हो। बट जहां पे 7 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है किसी चैप्टर में से तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ब्लूप्रिंट स्टडी करें सीबीएसई का डाउनलोड करके, आप उसको अच्छे से स्टडी करें। एमसीक्यूज आते हैं उस पर भी फोकस करें। आजकल एमसीक्यूज जो है आपके एग्जाम में ऐड कर दिए गए हैं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था और इस साल भी ऐसा होगा। तो एमसीक्यूज के लिए आप अलग से एक बुक लेकर के अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए एक रेफरेंस बुक जो है उसको आपको स्टडी करना चाहिए। रेफरेंस बुक आप रख सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप जो अगर 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, 12th के स्टूडेंट्स को बहुत सारी बुक्स होती हैं उनके पास ऑप्शंस में कि किससे आप कौन सा चैप्टर अच्छे से स्टडी करें फॉर ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों जैसे मेरे पास एक बुक है, इसमें हर चैप्टर पे जो है 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस के आसपास हर चैप्टर पे हैं। जैसे मैं ऑर्गेनिक की बुक दिखा रही हूँ आपको, तो इस तरह की अगर आप बुक लेते हैं और हर चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा। मैक्सिमम जो केसेस बन सकते हैं क्वेश्चन के वो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आपके मार्क्स वहां पे आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ भाई ये मेरा क्वेश्चन सही होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, मस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर गुड मार्क्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि प्रीवियस ईयर, पॉइंट नंबर 7 है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर जो है उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर कैसे करने चाहिए, कितने स्टडी करें, क्या क्या स्टडी करें। पहली बात तो ये कि आपके जो पिछले साल का सीबीएसई सैंपल पेपर आता है, मतलब जो आप जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि आप इस बार अगर एग्जाम दोगे तो इस बैच के स्टूडेंट्स हैं वो 21 में एग्जाम देंगे सीबीएसई का, तो जो आपके सीनियर्स ने पेपर दिए था उसका भी सैंपल पेपर आप डिस्कस करें जो सीबीएसई से आया था, और उनका जो पेपर था वो डिस्कस करें। सैंपल पेपर जो उनका जो एग्जाम पेपर था वो डिस्कस करें। एंड आपके साल में जो सैंपल पेपर आया है वो तो आपको करना ही है, एंड वो सारे स्कूल वाले टीचर्स करवा देते हैं, सारे ट्यूशन टीचर्स करवा देते हैं। तो मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर स्टडी करने होते हैं प्रीवियस, मतलब एक अपनी साल का आपका सैंपल पेपर जो सीबीएसई से आया है, एंड जो आपके सीनियर्स का फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर एंड उनका सैंपल पेपर। ये 3 पेपर तो आप इग्नोर करोगे ही नहीं, ये 3 पेपर तो आपको करने ही है। इससे आपके जो होंगे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होता है, कहाँ पे ऑप्शन आ सकता है, हर चीज की आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 8 है मेरा, डिफिकल्ट टॉपिक के लिए आप क्या करें। डिफिकल्ट टॉपिक के लिए मेक योर ओन नोट्स। जहां पे टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है बच्चों, वहां पे क्या करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं। अगर आपने एक टीचर से पढ़ा और आपको समझ नहीं आया तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, इतने सारे टीचर्स हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं। तो एक टॉपिक को आप 3-4 टीचर से पढ़ के देख लीजिए, जिनको आपको बहुत अच्छा लगा उसके नोट्स बना के देख लीजिए। अपने खुद के नोट्स बनाएं और उनको स्टडी करें जब आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले। तो अपने नोट्स जब बनाए होते हैं तो डिफिकल्ट टॉपिक आपको आसान लगता है। इस चीज का ध्यान रखें, डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए खुद के नोट्स बनाएं, उसको एग्जाम टाइम के लिए ना छोड़ें, उस डिफिकल्ट टॉपिक को आप पहले ही कवर कर लें। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, एजियोट्रॉप्स का टॉपिक है आपका क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में, वो टॉपिक बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है।
तो बच्चों अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रहा है तो आप 2-3 वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, उनके नोट्स बनाइए और जब आपको लगे कि हाँ मुझे अब समझ में आ गया है तो उन्हीं नोट्स को आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी ट्रिक टू डिफरेंट लर्न टॉपिक्स। देखो बच्चों, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं डिफिकल्ट टू लर्न होते हैं जिनको आप याद नहीं कर पाते हो, उनके लिए आपको ट्रिक्स टू फॉलो करनी चाहिए, ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए लर्न करने के लिए। जैसे कि नेम रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक में क्लास 12 में, जो बच्चे केमिस्ट्री का एग्जाम देंगे उनको पता है कि 40 से 50 के अराउंड उनके पास नेम रिएक्शंस होती हैं और सभी सिमिलर लगती हैं जब ऑर्गेनिक को आप पढ़ने जाते हो। तो ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस की आप ट्रिक्स लर्न कर सकते हो, किसी फॉर्मूला को लर्न करने की ट्रिक कर सकते हो। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, आप सर्च कर सकते हैं, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो बच्चों ट्रिक्स से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इतना आसानी होगी, आपका जो डिफिकल्ट टू लर्न टॉपिक था, जो आपको याद ही नहीं हो रहा था, ये सारी चीजें मिक्सअप हो रही थी दिमाग में, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो ट्रिक्स बना लीजिए जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं। ये था मेरा पॉइंट नंबर 9। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम फोन, सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। फ्रेंड्स जरूरी हैं बट एक लेवल तक आपको उनको इग्नोर कर देना चाहिए। एग्जाम की जब स्टडी की बात आती है तो अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ घूमना फिरना जो है उसको कम कर दीजिए, बाहर थोड़ा कम जाइए, कम गैदरिंग में जाइए और अपने फ्रेंड्स वगैरह से ठीक है मेंटेन फ्रेंडशिप बट डिस्टेंस भी मेंटेन रखिए कि हाँ भाई आप सीरियस रहें अपने एग्जाम के लिए, बिकॉज ये एग्जाम्स आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएंगे। फ्रेंड्स को तो आप एग्जाम के बाद भी मिल सकते हो, तो टेस्ट से पहले, आपके एग्जाम से पहले टाइम वेस्ट ना करें, फोन्स वगैरह में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। बच्चों के पास आजकल सबके पास फोन्स होते हैं 10th 12th में, बट दिस इज नॉट राइट थिंग, नॉट राइट एज ऑल्सो। 12th के बाद में आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, 3-4 महीने का गैप मिलेगा कॉलेज जाने से पहले, तो आप उस टाइम यूज कर लेना भाई। बट अपनी लाइफ की जो वो मार्क्स हैं जो आपकी पूरी लाइफ में चेंज नहीं होने वाले हैं, उनको आप सैक्रिफाइस मत करो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोन को थोड़ा दूर रखें, अपनी जो सोशल लाइफ है उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करें, उस पर ज्यादा कॉन्स्टेंटली विजिट ना करें उन चीजों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या रेगुलरली फोन पे ऑनलाइन रहते हैं या ये सब चीजें हैं, वो आपको भी माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि भाई ये बच्चे इतना है तो हम भी उनका रिप्लाई करोगे। तो आप अपने आप पे खुद आप लगाम लगाइए, अपने आप को खुद आप रिस्ट्रिक्ट करिए कि नहीं मुझे नहीं करना है टाइम वेस्ट। तो देख लिया ठीक है, पर इतना टाइम वेस्ट ना करें। इस चीज का मैं पर्सनल आपको गाइड देना चाहूंगी इस चीज पर। तो मैंने पॉइंट लास्ट में रखा है बिकॉज इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैम ये आप क्या बोल रहे हो, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते फोन के बिना। बट बच्चा फोन के बिना तो आपको रहना पड़ेगा। 10th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली इस बात को बहुत ध्यान से सुने और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कम करें, क्योंकि ये चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी लाती हैं। आप अपने फोकस से हट सकते हो, तो फोकस से ना हटे एंड रिलैक्स योर माइंड। अपने माइंड को रिलैक्स भी करें, घूमे फिरें, हल्का फुल्का वॉक पे भी जाएं, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बट मेक योर सेल्फ पॉजिटिव। अपने आसपास का जो एरिया है वो पॉजिटिव बनाएं, इस चीज पे ध्यान रखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरी यही 10 टिप्स थी कि आपको पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए क्लास 10th और 12th के लिए। तो स्टूडेंट्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पर कि कैसे अपनी सीबीएसई की पढ़ाई को और अपने कंपटीशन की पढ़ाई को, आईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन को साथ साथ बैलेंस कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। एंड मेरा अगला टॉपिक होने वाला है कि बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो अगर आप वो वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक यू।